हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फ्लुएंसिया। तो आज के इस सेशन में जो है गेट स्टैटिस्टिक 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल को कवर करेंगे। यूनिवेरिएट में स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, नॉन स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, एंड जो है उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे क्या कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, एक्स जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन log 2 है। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ log e बेस 3 x का एक्सपेक्टेशन पूछा जा रहा है। तुमको क्या दिया हुआ है, x फॉलो कर रहा है पॉइसन log 2। तो अगर पॉइसन log 2 फॉलो कर रहा है तो इसका हम लोग पीएमएफ हमको पता है। अगर इसका पीएमएफ की बात करें, अगर x फॉलो करता है पॉइसन लैम्डा, तो इसका जो पीएमएफ होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल, x इज गोइंग फ्रॉम 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो हमको निकालना है क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर log 3 इंटू एक्स, इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो इसका हमारे पास दो रास्ता है। एक तो हम लोग एमजीएफ, अगर इसका पता तो एमजीएफ का अप्रोच लगा लें, और दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन का यूज कर लें। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है फंक्शन ऑफ एक्स का एक्सपेक्टेशन। क्लियर? तो अगर हमको एक्स पॉइसन फॉलो कर रहा है तो इसका एमजीएफ हमको क्या पता है, एम एक्स टी इज इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर लैम्डा ई की पावर टी माइनस 1, यही होता है क्या? ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग जो है अगर एमजीएफ अप्रोच लगाना चाहते हैं, फर्स्ट अप्रोच एमजीएफ अप्रोच अगर हम लोग लगाना चाहते हैं तो हमको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर log e बेस 3 x। अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एम जी एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट क्या हो जाएगा, log 3 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ऐसा है तो हमको लैम्डा की वैल्यू हमको log 2 दिया हुआ है और t की वैल्यू log 3 दिया हुआ है, यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, log 2 एंड क्या हो जाएगा, e की पावर log 3 माइनस का 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर log 2 और क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर? यानी हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर log 4 हो जाएगा। और log की प्रॉपर्टी से हम लोग एक्सपोनेंट log की प्रॉपर्टीज को लिख सकते हैं, क्या 4 हो जाएगा। क्लियर? दूसरा अप्रोच आता है क्या, हम लोग डायरेक्ट अप्रोच करें। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g ऑफ x हमको पता है क्या होता है, समीशन ऑफ g ऑफ x इंटू पी एक्स। क्लियर? x की रेंज पे इसको सम करना है। ठीक है। तो ये डायरेक्ट अप्रोच अगर हमको लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर log 3 इंटू एक्स, अगर इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, समीशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर log 3 इंटू एक्स इंटू e की पावर माइनस log 2 इंटू क्या हो जाएगा, log 2 की पावर x। सही है क्या? ठीक है। डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल। अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, अगर इसको मेरे को सॉल्व करना है तो हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस log 2 क्या हो जाएगा, 1/2 बना देगा, समीशन 0 टू इन्फिनिटी, और क्या हो जाएगा हमारा, e की पावर log 2 की पावर x, e की पावर log 3 की पावर x, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, e की पावर log 3, ये हमारा x है। ठीक है। और क्या है, log 2 की पावर x है, डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल। तुमको पता है क्या, अगर e की पावर tx लिखा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर t की होल पावर x लिख सकता हूँ। क्या ये बात एग्री करते हो? अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 वैसे ही रहेगा, ये 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, e की पावर इसको मैं e की पावर t की पावर x भी लिख सकता हूँ, e की पावर x की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमको जो है पावर x बनाना है क्योंकि यहाँ पे log 2 की पावर x है। क्लियर? तो हमारा क्या हो जाएगा, log 2 की पावर x तो है ही है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, e की पावर log 3 की पावर x, e की पावर log 3 की पावर x। सही है। डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1/2, और ये हमारा क्या बना देगा, log 3 बना देगा, log e की पावर log 3 की जो वैल्यू होगी वो 3 बना देगा। क्लियर? यानी 3 log 2 की पावर x। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 0 टू इन्फिनिटी 3 log 2 की पावर x डिवाइडेड बाई x फैक्टोरियल। ठीक है।
अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो 1/2 और हमको पता है क्या 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1x³ 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इसकी जो वैल्यू होती है e⁴x के बराबर होता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो e⁴x के बराबर हो जाएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा e⁴x की वैल्यू क्या है हमारा 3 log 2। अब अगर इसको मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 e की पावर क्या हो जाएगा log 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर, 2 की पावर 3 यानी हमारा क्या हो जाएगा 1/2 e की पावर log 8 हो जाएगा। क्लियर, और इसकी जब वैल्यू देखेंगे तो 8/2 यानी हमारा 4 आ जाएगा। सेम आंसर दोनों अप्रोच से आएगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन हमारा किस पे बेस है, कन्वर्जेंस पे बेस है। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पे बेस है। क्लियर, तो अगर कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पे बेस क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको थोड़ा देखो क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। हमको बोल रहा है एक्सचेंज सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल है जिसका डेंसिटी फंक्शन ये दिया है, यानी कि हमारा डेंसिटी फंक्शन क्या है cos 0,1। क्लियर, और ये yn जो है हमको क्या दिया हुआ है 1/2 + 1/π tan इनवर्स xn। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, अगर x cosy है, अगर x cosy है तो इसका जो CDF होता है, CDF हमारा यही आता है क्या 1/2 + 1/π tan इनवर्स x, यही हमारा CDF आता है। तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ है ये CDF ऑफ xn दिया हुआ है। क्लियर, तो देखो यहाँ पे की पॉइंट हमारे पास क्या है, x cos 0,1 है तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं इसका जो डेंसिटी फंक्शन होगा 1/π 1 + x² होगा। एंड अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करें तो क्या आएगा 1/2 + 1/π tan इनवर्स x। क्लियर, अब जरा एक बात बताना, अगर हमारा x इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, अगर x कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो मैं ये बोल सकता हूँ इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा ये हमारा यूनिफॉर्म 0,1 बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। यानी हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं जो हमको दिया हुआ है f ऑफ xn वो क्या हो जाएगा 1/2 + 1/π tan इनवर्स xn, ये हमारा क्या बना देगा यूनिफॉर्म 0,1 बना देगा, और ये हमारा किसके बराबर है yn सीक्वेंस के बराबर है। क्लियर, देखो yn सीक्वेंस जो है वो जो है हमारा यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है। क्लियर, हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया xn सीक्वेंस cos 0,1 है और जो yn सीक्वेंस है वो हमारा यूनिफॉर्म 0,1 फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब जरा देखो हमको ऑप्शन दिया गया है क्या y बार का कन्वर्जेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, चारों ऑप्शन में y बार और x बार का कन्वर्जेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y बार जो होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y के बराबर होगा, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, यूनिफॉर्म है तो 1/2 हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ y बार क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ yi/n हो जाएगा, यानी हमारा क्या 1/12n हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 पे जा रहा है। क्लियर, तो अगर हमारा क्या है बाई चेबीशेव इनइक्वालिटी या फिर बाई जो है लॉ ऑफ लार्ज नंबर, अगर हम लोग जो है अगर हमारा एक्सपेक्टेशन जो है थीटा पे जा रहा है और अगर हमारा जो है वेरिएंस 0 पे जा रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा 1/2 पे कन्वर्ज कर रहा है, या फिर हमको जो है बाई प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस थ्योरम में बोल सकता हूँ y बार माइनस का 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा लेस देन वेरिएंस ऑफ y बार डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन²। वेरिएंस ऑफ y बार हमारा क्या है 1/12n इंटू एप्सिलॉन²। अगर इसकी वैल्यू देखें 0 पे जा रहा है, इसका मतलब क्या है हम यहाँ से बोल सकते हैं y बार कन्वर्जेस टू 1/2 इन प्रोबेबिलिटी। क्लियर, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब बात आती है क्या सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि y बार 0 पे कन्वर्ज कर रहा है इन प्रोबेबिलिटी। क्लियर, उसको अगर देखना है तो हमको बेसिक डेफिनेशन अगर लगाना चाहते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y बार माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ y बार मॉड y बार ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। हमारा क्या y बार हमारा ग्रेटर देन 0 है, क्यों, क्योंकि yi हमारा यूनिफॉर्म 0,1 है। क्लियर, तो हम ये बोल सकते हैं इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी y बार ग्रेटर देन हमारा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। सही है क्या।
तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी देखना चाहता हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, चाहो तो मार्कोव इनइक्वालिटी लगा के निकाल दो। इसकी जो वैल्यू है वो हमारा नॉट टेंस टू जीरो होगा। क्लियर, इसकी जो वैल्यू है वो नॉट टेंस टू जीरो होगा। अगर नॉट टेंस टू जीरो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी जीरो पे नहीं जा रही है, मतलब वाई बार का कन्वर्जन जीरो पे नहीं हो रहा। वैसे भी अगर ए ऑप्शन करेक्ट हो गया तो बी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वाई बार का जो कन्वर्जेंस है वो यूनिक लिमिट पे होगा। क्लियर। अब बात आती है एक्स बार का। एक्स बार का जो कन्वर्जेंस है उसको देखो जरा। एक्स आई अगर हमारा कॉसी 0,1 है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एक्स बार जो होगा वो कॉसी 0,1 होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है फाई ऑफ एक्स आई टी जो है वो हमारा किसके बराबर है, ए की पावर माइनस मॉड टी के बराबर है। क्लियर। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ फाई एक्स बार टी दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ फाई ऑफ एक्स आई टी। क्लियर। एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ फाई ऑफ एक्स आई एट पॉइंट टी बाई एन लिख सकता हूँ। एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ए की पावर माइनस मॉड टी के बराबर हो जाएगा। क्लियर। यानी हमारा देख पा रहे हैं एक्स आई और एक्स बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हमको सी ऑप्शन में बोल रहा है कि एक्स बार जीरो पे जाएगा। देखो काफ़ी लोग बोलेंगे एक्सपेक्टेशन इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो जीरो पे नहीं जाएगा। क्लियर। ऐसा जरूरी नहीं, एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो जो है प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस नहीं होगा। इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, बेसिक थ्योरम लगाना पड़ेगा जो है प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस का है। हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स बार माइनस जीरो ग्रेटर देन एप्सिलॉन की प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा। क्लियर। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी देखना चाहता हूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी देखना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स बार लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाएगा। एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन 1 अपॉन पाई 1 प्लस वाई स्क्वायर मान लेते हैं। क्लियर। पीडीएफ ऑफ एक्स बार जो है 1 अपॉन पाई 1 प्लस वाई स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बताओ, नॉट टेंस टू जीरो आएगा। क्लियर। इसकी जो वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन पाई tan इनवर्स एप्सिलॉन आएगा। क्लियर। ये हमारा जीरो पे जाएगा। क्लियर। टेंस टू जीरो कब होगा, जब हमारा एप्सिलॉन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए। क्लियर। अदरवाइज फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए नहीं है। क्लियर। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए हम लोग नहीं बोल सकते कि ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एप्सिलॉन को जो है मान लो 1 ले लेता हूँ। ठीक है। अगर एप्सिलॉन को 1 ले रहा हूँ तो इसकी वैल्यू जो है हमारा क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 4। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 पे जा रहा है। अगर मैं एप्सिलॉन को 0 ले रहा हूँ तो इसकी वैल्यू जो है 1 पे जा रहा है। क्लियर। यानी हमारा एक्स बार जो है हमारा 0 पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है। क्लियर। सेम अप्रोच से हम लोग जो है एक्स बार माइनस 1/2 का मॉडुलस की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो भी हमारा 0 पे नहीं जाएगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको करना चाहता हूँ तो इसको करने के लिए हमको जो है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। क्लियर। तुमको पता है क्या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है, अगर मैं रिकॉल करूँ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है राइट कंटिन्यूअस होता है। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ, प्रॉपर्टी क्या कहता है, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 होना चाहिए, एफ ऑफ इन्फिनिटी हमारा 1 होना चाहिए, राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर। और हमारा क्या होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है इसकी जो हमको जो है पता होना चाहिए। और अगर हमारा क्या है, अगर किसी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ x इज इक्वल टू ए की, तो हमको पता है कि इसकी जो वैल्यू निकलेगी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस की हेल्प से मिलेगी। क्लियर है क्या? तो अगर मैं बात करूँ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 यहाँ पे निकालना है। क्लियर। अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 निकालना तो क्या करना पड़ेगा, f ऑफ 3 माइनस का f ऑफ 3 माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। और f ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो क्या हमको दिया गया, 3/4 दिया हुआ है। क्लियर। 3/4 दिया हुआ है, माइनस का f ऑफ 3 माइनस। क्लियर। f ऑफ 3 माइनस की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ, f ऑफ 3 माइनस को मैं क्या लिख सकता हूँ, समथिंग जो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 3 प्लस h। अगर मैं h में जो है 0
एच की जो वैल्यू है वो जीरो की ओर टेंड कराऊँ तो इसकी जो वैल्यू होगी इसको मैं एफ ऑफ 3 माइनस के बराबर लिख सकता हूँ। क्लियर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ 3 प्लस एच, क्योंकि अगर एच हमारा जीरो के लेफ्ट साइड जा रहा है, क्लियर, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 3 से कम हो जाएगी। क्लियर, एंड इसकी जो वैल्यू है वो हमारा कितने के बराबर दिया हुआ है, 3 प्लस एच का जो लेफ्ट नेबरहुड है उसकी जो वैल्यू है वो 1/4 दिया हुआ है। तो यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 यहाँ से आ रहा है 1/2, यानी हमारा क्या है 16 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। और हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं 3 इसका जो है जंप डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर, 3 पे इसका जो बिहेवियर है वो डिस्क्रीट बिहेवियर है। क्लियर, तो ये बाइनोमियल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाइनोमियल देके एक्सपेक्टेशन स्क्वायर पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग जो है पता है कि अगर x बाइनोमियल फॉलो कर रहा है n, p, तो हमको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो होता है वो np के बराबर होता है, वेरिएंस ऑफ x जो होता है npq के बराबर होता है। यानी हमारा क्या हो जाएगा, अगर x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 2,3, बाइनोमियल 2,3, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो क्या है 2/3 हो जाएगा, एंड वेरिएंस ऑफ x क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1/3 इंटू 2/3, यानी हमारा क्या हो जाएगा 4/9। अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा वेरिएंस x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो 4/9 प्लस का क्या हो जाएगा 4/9, यानी हमारा क्या हो जाएगा 8/9। क्लियर है क्या? तो अगर 18 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 8/9, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे बेस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जैम में भी आया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे बेस क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें क्या बोला जा रहा है, एक्स रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है कुछ इस टाइप का है। तो अगर मैं इसका नेचर चेक करना चाहूँ तो x जो रैंडम वेरिएबल है उसका जो CDF है, अगर मैं बात करूँ क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 की बात करो तो x इक्वल टू 0 पे इसका बिहेवियर क्या आ रहा है जरा देखना, f ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो क्या हो जा रहा है f ऑफ 0 की जो वैल्यू आ रही है अल्फा आ रही है। क्लियर, f0 माइनस यानी कि हमारा 0 हो जाएगा। अगर मैं 1 पे इसका नेचर चेक करना चाहता हूँ तो x इक्वल टू 1 पे इसका नेचर क्या है f ऑफ 1 यानी 1 माइनस, अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3 अल्फा। क्लियर, यानी इसका जो बिहेवियर है वो 0 और 1 पे जो है क्या है हमारा, बोलो, अगर अल्फा 0 हो जाए, क्लियर, अगर अल्फा 0 हो जाए तो ये हमारा x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ऑलवेज नहीं, अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ये कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट बिहेवियर है। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या? तो 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो सकता है अगर अल्फा हमारा नॉन जीरो है। क्लियर, एक हमारा अगर हमारा अल्फा नॉन जीरो है मान लो, क्लियर, अल्फा नॉन जीरो है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू 0 इज डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। क्लियर, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा नॉट इक्वल टू 1/3 है, क्लियर, अल्फा नॉट इक्वल टू 1/3 है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ x इक्वल टू 1 जो होगा वो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर, यानी एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे ये हमारा डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होगा। क्लियर, यानी ये मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है क्या, अल्फा रियल कांस्टेंट है, इफ द मीडियन ऑफ x इज 1/√2 देन वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा। मीडियन हमको दे दिया गया, मीडियन दे दिया गया है 1/√2। इसका क्या मतलब है, अगर मैं बोल रहा हूँ क्या m इसका मीडियन है यानी x लेस देन इक्वल टू m, इसकी जो वैल्यू होगी 1/2 होनी चाहिए। ठीक है, और मीडियन की वैल्यू क्या दिया जा रहा है 1/√2, यानी x लेस देन 1/√2 की जो वैल्यू है वो 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो x लेस देन 1/√2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी अल्फा टाइम 1 प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2। क्लियर, इक्वल टू 1/2, तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1/4 आ जा रहा है। क्लियर,
अल्फा 1/4 जैसे ही आया हम लोग यहाँ से तुरंत क्लियरली बोल सकते हैं कि इसका जो बिहेवियर है दोनों पे हमारा डिस्क्रीट बिहेवियर है। क्लियर, यहाँ से अल्फा जो 1/4 आया तो हम लोग देख पा रहे हैं जो CDF बन रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन यही आया, हमको जो है सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए। x लेस देन 0 और हमारा क्या अल्फा 1/4 है तो 1/4 1 + 2x², ये आ रहा जब हमारा 0 लेस देन x लेस देन 1 और 1 आ रहा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारा मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल का CDF है। क्लियर, 0 और 1 पे इसका डिस्क्रीट नेचर है। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉग नॉर्मल पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, x कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसका डेंसिटी फंक्शन ये है। क्लियर, तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं क्या, log x का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा नॉर्मल फॉलो कर रहा। पैरामीटर अगर देखो तो पैरामीटर म्यू कामा सिग्मा है। क्लियर, म्यू कामा सिग्मा हमारा स्क्वायर पैरामीटर है। क्लियर, तो हमको क्या दिया जा रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू दे दिया जा रहा है, तो वेरिएंस ऑफ log x के बारे में पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्या, हमको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इसका क्या आएगा, अगर इसका y का डिस्ट्रीब्यूशन ये है तो हमको पता है MYT क्या हो जाएगा बताओ, e⁻μt प्लस का हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर। एग्री करते हो? अगर मैं MYT की वैल्यू ये है यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻ty है। क्लियर, अब अगर मेरे को जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x चाहिए, क्लियर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻ty यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e⁻t log x, ये है ना। क्लियर, तो अगर मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बताओ, अगर मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x चाहिए तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। अगर मेरे को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, y को हमको क्या रखना पड़ेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लाने के लिए। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ log x⁻t लिख सकता हूँ, यानी ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x⁻t हो जाएगा। क्लियर, यानी t इक्वल टू हमको क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। क्लियर, यानी e⁻μ प्लस का हाफ सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ क्या, यहाँ से अगर मैं बात करूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² तो हमको क्या करना पड़ेगा, t इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा, यानी e⁻2μ हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, हाफ सिग्मा स्क्वायर t स्क्वायर, यानी हमारा 2 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो अगर ये है तो हम लोग को इसका रेशियो का एक्सपेक्टेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा, देखो e⁻2μ प्लस का 2 सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है हमारा, इसका स्क्वायर, यानी e⁻2μ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस का सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, यानी हमारा इसकी जो वैल्यू आ रहा है e⁻σ² आ रहा है। क्लियर, तो हमारा क्या हो जाएगा, log एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एंड इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। क्लियर, इसकी वैल्यू हमको 4 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 4 दिया हुआ है ना, तो वेरिएंस ऑफ log x निकालना है। क्लियर, वेरिएंस ऑफ log x निकालना तो क्या हो जाएगा, log x का डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, तो वेरिएंस ऑफ log x क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी 4 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है 4 आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, log नॉर्मल एंड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है फिर से कन्वर्जेंस का क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, एक्शन सीक्वेंस जो है रैंडम वेरिएबल है, जो एक्शन जो है 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अगर ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्जेंस है, क्लियर, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सीक्वेंस जो है ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस होगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्जेंस होगा, क्या आरएथ मीन कन्वर्जेंस होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ क्या, एक्शन हमारा जो है कन्वर्ज कर रहा है ऑलमोस्ट श्योरली। ठीक है, एक्शन जो है ऑलमोस्ट श्योरली 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। क्लियर, तो अगर इसका क्या मतलब है, देखो जरा चेक करते हैं। अगर ऐसा है
तो हमको पता है क्या, ये मीन प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस होगा। क्लियर, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एक्सएन जो है 0 पे कन्वर्ज करेगा इन प्रोबेबिलिटी। क्लियर, और प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस है तो जरूरी नहीं कि हमारा जो है ये इम्प्लाई नहीं करता, नॉट नेसेसरली ये हमारा आरथ मीन कन्वर्जेंस हो। क्लियर, नॉट नेसेसरली आरथ मीन कन्वर्जेंस। क्लियर, काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे आरथ मीन कन्वर्जेंस नहीं होगा अगर प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस हो रहा है। क्लियर, जैसे काउंटर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बनाना चाहूँ, एक्सएन रैंडम वेरिएबल है जो है एन ले रहा है वैल्यू विथ प्रोबेबिलिटी 1/n²। क्लियर, मैंने दो वैल्यू लिया, n लिया एंड 0 लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/n² टाइप है एंड इसकी प्रोबेबिलिटी हमारा क्या 1 - 1/n² टाइप है। क्लियर, तो हमको पता है क्या, अगर मैं इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सएन क्यूब निकालूंगा, क्योंकि हमको थर्ड मीन कन्वर्जेंस पूछा जा रहा है, तो थर्ड मीन कन्वर्जेंस अगर निकालना तो हमारा क्या हो जाएगा n³ × 1/n², ये टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है ना कि 0। क्लियर, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा क्या है, कन्वर्जेंस इन जो है ऑलमोस्ट श्योरली है। क्लियर, समझ पा रहे हो, क्योंकि हमको सीरीज 1/n² ये हमारा लेस देन इन्फिनिटी है। क्यों, क्योंकि हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड x, अगर मैं जो है इसके आगे की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग जो है ऑलमोस्ट श्योरली कंडीशन लगा के हम लोग जो है बता सकते हैं ये हमारा कन्वर्ज करेगा। क्लियर, तो अगर मैं बात करूँ क्या बाकी ऑप्शन का, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्जेंस जो है इम्प्लाई नहीं करता आरथ मीन को। बोल रहा है एक्सएन की पावर 7 0 होगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट श्योरली है तो प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस होगा। क्लियर, अगर हमारा एक्सएन जो है कन्वर्ज कर रहा है ऑलमोस्ट श्योरली टू 0, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एक्सएन जो है 0 पे कन्वर्ज करेगा प्रोबेबिलिटी में, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एक्सएन की पावर 7 जो होगा वो भी प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ज करेगा 0 पे। क्लियर, नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्सएन ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन लेस देन इन्फिनिटी होगा। ये तो थ्योरम ही होता है ना। क्लियर, ये तो हमारा थ्योरम ही है। क्लियर, ये डायरेक्ट थ्योरम है। अगर हमारा क्या है, अगर एक्सएन जो है x पे कन्वर्ज करता है ऑलमोस्ट श्योरली, क्लियर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्सएन माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, इसका जो सीरीज है वो लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। क्लियर, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है थ्योरम का। क्लियर, नेक्स्ट बोला जा रहा है xn² प्लस xn प्लस 5 जो है वो 5 पे कन्वर्ज करेगा, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि xn अगर ऑलमोस्ट श्योरली 0 पे जा रहा है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ xn² जो है क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट श्योरली टू 0 हो जाएगा। क्लियर, और xn जो है ऑलमोस्ट श्योरली जो है 0 पे और हमारा 5 जो है 5 पे ही जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग जो है डायरेक्ट जो है फंक्शनल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्लियर, xn² 0 पे जा रहा है, xn 0 पे जा रहा है और 5 ऐड करेंगे तो 5 पे ऑलमोस्ट श्योरली चला जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, चलो इसको देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो है कंडीशन है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कन्वर्जेंस। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कन्वर्जेंस का है। तो हमको क्या दिया जा रहा है, रैंडम वेरिएबल दो टाइप की वैल्यू ले रहा है, प्लस माइनस 1/2 की पावर n और इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ ले रहा है। बोल रहा है समीशन ऑफ xi अगर u पे कन्वर्ज कर रहा है तो 6 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ u लेस देन इक्वल टू 2/3, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। चलो देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, अगर हमको इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कन्वर्जेंस अगर देखना है कि नहीं है और क्या है, तो इसको कैसे करेंगे बताओ, जल्दी बता दो। यहाँ पे दो वैल्यू ले रहा है, अगर मैं एम एक्सएन टी निकालूँ तो एम एक्सएन टी क्या हो जाएगा बताओ। एम एक्सएन टी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर 1/2n इंटू टी, हमारा क्या है, हमारा e की पावर 1/2 की पावर n इंटू टी विथ प्रोबेबिलिटी 1/2। क्लियर, एंड क्या है, प्लस का e की पावर माइनस 1/2 की पावर n इंटू टी विथ प्रोबेबिलिटी 1/2। तो अगर मैं बात करूँ क्या 1/2 हो जाएगा, e की पावर 1/2 की पावर n इंटू टी है, प्लस का
ई की पावर माइनस वन बाई टू की पावर एन इंटू टी। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये हमको मिल रहा है, क्लियर। अब अगर मैं m समीशन ऑफ एक्स आई टी निकालना चाहता हूँ, क्लियर, m समीशन ऑफ एक्स आई टी निकालना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू की पावर n हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, e की पावर वन अपॉन टू की पावर n इंटू टी प्लस का e की पावर माइनस वन बाई टू की पावर n इंटू टी, इसकी पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्यों? क्योंकि mgf जो है इंडिपेंडेंट है, तो हमारा समीशन ऑफ एक्स आई का जो mgf होगा प्रोडक्ट ऑफ mgf में ब्रेक हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी हमको लगाना है, क्लियर। अगर अब इसमें अगर मेरे को n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना तो कैसे अप्रोच करेंगे, कोई आइडिया? तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका जो है एक्सपेंशन ओपन करके और हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। इसका एक्सपेंशन ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, अगर मैं e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स सीरीज का सॉल्व करना चाहूँ तो हमको क्या मिलेगा, टू प्लस टू एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस टू एक्स की पावर फोर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। सही है क्या? यानी इसका मतलब क्या, e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू, इसकी जो वैल्यू होगी वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस का x की पावर फोर अपॉन में फोर फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, यही आएगा। क्या ये बात एग्री करते हो? सही है क्या? आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, e की पावर वन बाई टू की पावर n इंटू टी प्लस ई की पावर माइनस वन बाई टू की पावर n इंटू टी डिवाइडेड बाई टू की होल पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, क्लियर। तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन ओपन कर दूं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, वन अपॉन ये हमारा क्या एक्स टी ई की पावर टू की पावर एन टी है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी हमारा क्या हो जाएगा ई की पावर वन प्लस टू की पावर एन इंटू टी, इसका हमारा क्या होगा, स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल आएगा प्लस वन अपॉन टू की पावर एन इंटू टी, प्रोडक्ट में आएगा टी, ठीक है, क्लियर। एंड क्या हो जाएगा, इसकी पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इसकी पावर हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है, वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। अगर एज n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, क्लियर है क्या? एंड अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा तो इसका जो mgf होगा वो कन्वर्ज करेगा किस पे, यूनिफॉर्म के कन्वर्जन, यूनिफॉर्म 0,1 पे कन्वर्ज करेगा, क्लियर। इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो हमारा किस पे कन्वर्ज करेगा, e की पावर t माइनस वन डिवाइडेड बाई t पे कन्वर्ज करेगा। इसको ओपन करके देख सकते हो, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारा इस पे कन्वर्ज कर जाएगा, क्लियर। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म 0,1 है, क्लियर। तो अगर यूनिफॉर्म 0,1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ u लेस देन इक्वल टू 2/3, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। एंड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, 6 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बताओ, सॉरी, इसका जो mgf आएगा वो यूनिफॉर्म -1,1 आएगा, क्लियर, यूनिफॉर्म -1,1 आएगा, क्लियर। इसको अगर मैं कन्वर्ज कराऊंगा, ठीक है, निकाल के देख लेना, अगर कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो। इसका जो mgf आएगा e की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई 2t, ये आएगा, क्लियर। क्योंकि हमारा इसमें सारे इवेंट टर्म्स आ रहे हैं ना, वो कैंसिल आउट होके जो है हमको ये बना देंगे, ठीक है, क्लियर। तो अगर यूनिफॉर्म -1,1 है तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो हमारा यूनिफॉर्म -1,1 की प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 से 2/3 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/2 को, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5/6 आ जाएगी, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 हो जाएगी, क्लियर। थैंक यू। जो भी स्टूडेंट इसको इस सीरीज को देख रहे हैं, ठीक है, अगर जो है तुम्हें किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो।
एंड किसी और पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना किस पेपर का सोल्यूशन चाहिए, जिससे मैं जो है उस पेपर का सोल्यूशन करके जो है यूट्यूब पे अपलोड कर पाऊँ। थैंक यू।